एवं द्रव्य। तो हम चलिए देखते हैं चैप्टर में। पदार्थ एवं द्रव्य के दो भाग हैं। पहला भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। तो ठोस क्या होता है? जैसे कोई पहाड़ ठोस होता है, लेकिन जैसे ही उसमें ज्वालामुखी विस्फोट करती है, विस्फोट करने के बाद उसमें से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है वो द्रव अवस्था में होता है। और गैस जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो उसमें से द्रव के साथ साथ गैस भी बाहर निकलती है। और प्लाज्मा जो तरल पदार्थ एकदम धधकता हुआ लावा जब पानी की तरह बहता हुआ आगे बढ़ता है तो वो प्लाज्मा होता है। आगे चलते हैं हम तत्व पे। हमारा तत्व क्या है? तत्व धातु। कोई धातु हम लेंगे, जैसे लोहा, टीना धातु है। धातु में सबसे विशेष बात यह होती है कि ये चालक होता है। आप अगर इसमें करेंगे, अगर उसको टच करेंगे तुरंत करंट लगेगा, जबकि अधातु में ऐसा नहीं है। अधातु में आप करंट फ्लो करेंगे, उसको टच करेंगे, करंट नहीं लगेगा। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, मिट्टी का कोई चीज़, उसमें करंट नहीं लगता क्योंकि वो अधातु है। और उपधातु में हमारा उसमें हल्का हल्का करंट लगता है उपधातु में। जैसे उपधातु में हमारा NaCl नमक हो गया हमारा। नमक में आप अगर एक सिरे पे नमक के, एक टोकरी में नमक रखिए, उसमें एक सिरे पे आप करंट का वायर डालिए और दूसरे सिरे को आप टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का करंट लगेगा उपधातु में। और अधातु में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मिट्टी पे वायर लगा देंगे तो दूसरे तरफ मिट्टी को टच करेंगे तो कोई करंट नहीं लगेगा। तो हमारा अधातु। वही धातु में हम बात करें तो इसमें फुल करंट लगेगा आप। और यौगिक में हमें कार्बनिक और अकार्बनिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम कार्बनिक में हमारा CO2, ये हमारा कार्बनिक हो गया। और मिश्रण में हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रण में हमें विषम और समांग। मिश्रण में हमें विषमांग और समांग पढ़ना है। समांग क्या होता है और विषमांग क्या होता है? तो समांग में कोई भी चीज़ पूर्णतः घुल जाती है तो उसे हम समांग बोलते हैं। जैसे अगर आप दाल बनाते हैं तो दाल बनाइए आप कुकर में डालकर, 3 सीटी कुकर दिया, उसके बाद उसको आप जब खाने जाते हैं तो कलछुल से उसको हिड़ते हैं। हिड़ कर जब खाने जाते हैं तो पूर्णतः घुलनशील हो जाता है, पूर्णतः घुल जाता है। और नमक चीनी में आप पानी मिलाते हैं तो वो भी पूर्णतः घुल जाता है। लेकिन आप विषमांग की बात करें तो अर्ध घुलनशील है। जैसे सब्जी आप बनाइए, सब्जी को कितना भी थूर थार कर पानी डालिए लेकिन वो पूर्णतः घुलनशील नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं घुल पाएगा। और चीनी नमक को कितना हो फेंटिए बगैर पानी का तो वो घुलनशील हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी को ये कह रहा है, विषमांग में जो अर्ध घुलनशील है उसे विषमांग कहते हैं, और जो पूर्णतः घुलनशील है उसे समांग कहते हैं। तो ये समांग है और ये विषमांग है। इसमें जो अर्ध घुलनशील
और इसमें घुलनशील। यहाँ पर जगह नहीं है, तब समझ जाइए। ऐसे किया उसको, तो रदरफोर्ड ने इस पर परमाणु पर अल्फा किरणों की बारिश की। जैसे ही अल्फा किरणों की बारिश की तो कुछ किरणें विचलित होकर इधर से निकल गईं, दोनों साइड से। जब केंद्रक में उन्होंने बौछार की अल्फा किरणों की तो कुछ किरणें टकरा कर वापस चली आईं। तो उन्होंने यह निष्कर्ष पाया कि इसके नाभिक में यानी केंद्र में कुछ तो है, और उसी का नाम दिया उन्होंने नाभिक, यानी आज प्रोटॉन। नाभिक इसी को नाम दिया। कुछ तो पॉजिटिव चार्ज था जिससे टकराकर वापस चली आई। यानी इसका हम सरल भाषा में कहें तो जहाँ से किरणें पार हो गई यानी वहाँ का परमाणु खोखला है दोनों साइड। उसके केंद्रक में बीच में कुछ भरा हुआ भाग है जिससे किरणें टकरा कर वापस चली आई। सपोज दैट अगर आप किसी टॉर्च को लीजिए, उसको आप खुले में जलाइए तो उसकी रोशनी चली जाएगी, लेकिन आप किसी दीवार पे या शीशे पर जलाते हैं तो टकरा कर वापस आपकी तरफ आती होंगी। अगर शीशे पर आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च से रोशनी टकराएगी, फिर आपकी तरफ वापस आएगी। वही आप खुले में जलाएं तो सीधे निकल जाएगी। तो वही बात यहाँ पर, ये सब क्या था, इसका भाग खाली था। जैसे इन्होंने अल्फा किरणों की बारिश की, जो खाली वाला भाग था वहाँ से तो किरणें निकल गई, लेकिन जो बीच में भरा हुआ भाग था उससे टकरा कर वापस चली आई। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस। इसका परमाणु भाग 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। प्रोटॉन की भार, इसका चार्ज पॉजिटिव 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 kg। इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के भार, इसका नगण्य होता है, कुछ भी नहीं होता। इसका परमाणु भार 1.6748 गुणे 10 के पावर -27 kg।